नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। पहले मैं आपको उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों से आपको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस के माध्यम से समझाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक है। तो पहला है, स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्थान है। ये किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। स्वास्थ्य जो है मानव शरीर तथा मस्तिष्क के निरोग रहने की दशा है। स्वास्थ्य अनेक आंतरिक तथा बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों का रोग के कारक के रूप में लाया जाता है, याद रखिएगा। तो स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, तो स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थित नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली की स्थिति बनाता है। बात करें अगर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ ना होना ही क्या है, ये बीमारी कहलाता है। दोस्त, बात करते हैं कुछ बीमारी के प्रकार की। तो कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, जैसे जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से ही होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है। ये क्या है? ये जन्मजात बीमारियां हैं। लेकिन कुछ उपार्जित बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां जो हमें वातावरण से मिल जाती हैं। इसके अंदर जैसे पेचिश, काली खांसी, छोटी माता आदि को शामिल किया गया है। उपार्जित बीमारियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। तो संक्रामक जो बीमारी होती है, इन्फेक्टेड डिजीज, संक्रामक रोग वे होते हैं जो विभिन्न कारकों की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, जो कि माइक्रोबैक्टीरियल के कारण हो जाते हैं। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो किसी बाह्य कारक से नहीं फैलते, इसका सामान्यतः व्यापक प्रभाव नहीं होता। यह व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कैंसर, टिटनेस इत्यादि। बात करते हैं कुछ जीवाणु जनित रोगों के नाम की। तो जो रोग हैं, काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टिटनेस, आंत्र ज्वर, हैजा, कोल्ड, डिप्थीरिया। हैजा जो है दूषित जल व खाने से फैलता है। प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। टीकाकरण की अगर बात करें तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। टीबी को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं विषाणु जनित रोग की। तो पीलिया, चेचक, एड्स, फ्लू, रेबीज, डेंगू, पोलियो, खसरा, छोटी माता, चिकुनगुनिया, ये सब विषाणु जनित रोग हैं। जो कि जैसे पीलिया है, ये दूषित जल से फैलता है, तथा पोलियो जो है दूषित जल एवं भोजन दोनों से फैलता है। डेंगू रोग जो है ये एडीज एडिप्टी मच्छर के काटने से होता है। भारत में अगर पोलियो और चेचक के उन्मूलन हो चुका है पूर्ण रूप से। भारत सरकार ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए नियमित रूप से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाती रही है, जो कि 1993 से चल रहा है, याद रखिएगा। बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो पेचिश, मलेरिया, पायरिया, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। पेचिश मक्खियों के द्वारा फैलता है। पायरिया दांतों की बीमारी है। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया से जो के उपचार में कुनैन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अभावजन्य रोग की। तो अभावजन्य रोग वे रोग होते हैं जो किसी पोषक तत्व या खनिज लवण के अभाव में होते हैं, इसलिए इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इन रोगों से हमें तभी छुटकारा मिलता है जब उससे प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। इन पोषक तत्वों के अभाव में हम सभी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। जैसे पहली बीमारी है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। वर्तमान में नमक में हमारे शरीर से आयोडीन की पूर्ति होती है। बात करें अगर लौह की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसको प्रायः एनीमिया भी कहा जाता है। इससे छुटकारा के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, आंवला, सेब, केला आदि का सेवन लाभकारी होता है। बात करें अगर कैल्शियम की कमी से, तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं, तो दूध और अंडा इसके लिए खाना चाहिए। बात करें अगर फास्फोरस की कमी से, तो हड्डियां एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध, केला व हरी मिर्च आदि है। ये अनुभवजन्य रोग आप पढ़ रहे हैं। बात करें अगर प्रोटीन की कमी के प्रभाव की, तो प्रोटीन की उचित मात्रा का हमारे आहार में सम्मिलित होना परम आवश्यक है। प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के अभाव एवं कुपोषण के कारण होती है। प्रोटीन की मात्रा कम होने से मेरेस्मस तथा क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो क्वासरकोर और मरस्मस, याद रखिएगा।
बात करें अगर वसा की कमी अथवा अधिकता से होने वाले विकार, तो आवश्यक वसी अम्ल की कमी के प्रभाव से जो है वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन क्षमता का, रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो है वो ह्रास हो जाता है, कमी आ जाती है तथा त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। बच्चों और प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी में पेट तथा टांगों में बाह्य तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं। लक्षण को टोड त्वचा भी कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की कि जल की कमी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर में मूत्र, पसीने, निश्वासन और मल के रूप में जल की हानि निरंतर चलती रहती है। यदि इसी मात्रा में जल ग्रहण नहीं किया जाए तो शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है और शरीर द्रवों में परिवर्तन हो जाता है। मूत्र त्याग की मात्रा भी कम हो जाती है, शरीर के भार में शीघ्रता से कमी होने लगती है और कोषों का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की। यदि किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल हानि की मात्रा 5 से 10 लीटर तक पहुंच जाए तो उसे गंभीर रूप से अस्वस्थ समझना चाहिए। यदि शरीर में जल हानि की मात्रा लगभग 15 लीटर तक पहुंच जाए तो मृत्यु हो जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें अगर शरीर में अत्यधिक जल की कमी से वर्ज्य पदार्थों की निष्कासन में बाधा आ जाती है, यानी कि जो किडनी है, नेफ्रॉन है, वो अपना कार्य करना सुचारू रूप से बंद कर देती है। इसलिए पानी जो है शरीर में एक लेवल तक होना चाहिए, लगभग शरीर में 70% पानी ही होता है व्यक्ति के, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कुछ प्रमुख रोग एवं उनके घरेलू उपचार। भारत में जो है प्राचीन काल से ही बहुत सारे रोगों का घरेलू स्तर पर समुचित उपचार किया जा रहा है। उनमें से कुछ वर्तमान में प्रचलित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। आम बुखार में मेथी की चाय पीते थे, घाव में हल्दी का लेप लगाते थे। बात करें अगर कहीं पैर या हाथ में मोच लग जाती थी तो हल्दी और चूने का लेप लगा लेते थे। पेट दर्द में हींग, अजवाइन, आँख में जलन में खीरा या चाय पत्ती की पट्टी, आँखों में सूजन के लिए धनिया के बीज, दांत दर्द के लिए हींग का चूर्ण, लौंग का तेल आज भी लोग यूज करते हैं। गला खराब हो तो अदरक और गुड़ खाइए, बदहजमी हो तो सौंफ खाइए। ये जो है कुछ घरेलू उपाय हैं। बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन का प्रयोजन आहार के गुण अथवा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व जल इत्यादि को साधारण घटकों में विभाजित कर देना है। पाचन क्रिया में कई क्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। तो जो अंतर्ग्रहण है इसको आपको पता है कि भोजन मुख से शुरू होता है, तो अंतर्ग्रहण हो गया। पाचन जो है सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन और फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन शरीर में बने वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है दोस्त। ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पोलियो होता है, तो जो पोलियो होता है यह होता है दूषित जल और भोजन से। सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइकोबालामीन है, तो विटामिन B12 का, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है, तो जो DPT का टीका दिया जाता है वो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए दिया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझाए हैं सारे टॉपिक, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो इस पर बता रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अस्थमा बीमारी है, तो जो अस्थमा बीमारी है ये सांस की बीमारी है दोस्तों, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो जो सूखा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो ये जो कमी है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की होती है। ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस बीमारी की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। तो जो ये बीमारी है ये है मलेरिया, जो कि मादा मच्छर से फैलता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। तो जो ये बीमारी है ये है पेचिस, जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा। तो जो चिकित्सक है वो खट्टे एवं गूदेदार फल खाने का सुझाव देगा, क्योंकि जो दांतों की समस्या है वो विटामिन सी से संबंधित है। विटामिन सी जो है वो एक विटामिन होने के साथ साथ एक अम्ल भी है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो तो उस महिला में किस तत्व की कमी है, तो वो आयोडीन की कमी है। इसको गलगंड रोग या ग्वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा।
अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो जाए तो इसको कौन सा रोग हो सकता है? तो वो मोटापा, फैट बढ़ जाएगा उसके शरीर में, याद रखिएगा सी ऑप्शन। बात करें अगर अगले प्रश्न की, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग ये सभी हैं, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वसीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो इससे है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब आपके हार्ट की नसों में ब्लॉकेज पैदा करने लगता है तो जो है दिल की बीमारी बढ़ जाती है, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो जो वसा की कमी से होने वाला रोग है वो जो है हार्मोनी का संतुलन हो जाता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो ये इकाइयाँ कहलाती हैं अमीनो अम्ल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता? रतौंधी, हैजा, स्कर्वी या रिकेट्स? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने आपके सही हुए ये भी बताइएगा। ये आपको कैसा लगा कि पहले टॉपिक समझाएं बाद में प्रश्न उसी से रिलेटेड कराएं, ये भी आप बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर इसी तरह कराया जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कई बच्चे जो इससे जुड़कर अपने जो सीखने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।